विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोधी अफगानों की गिलजई कबीले की साउखेल शाखा से संबंधित था, अर्थात अफगान था। तो लोधी वंश भारत का प्रथम अफगान वंश भी था। तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक के साथ साथ भारत में प्रथम अफगान वंश का संस्थापक भी था। शासक बनने से पूर्व बहलोल लोधी सरहिंद का गवर्नर था और तुगलक वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के अपने वजीर हमीद खां के साथ झगड़कर बदायूं चले जाने के बाद हमीद खां के द्वारा बहलोल लोधी को दिल्ली आने हेतु आमंत्रित किया गया। हमीद खां की सोच ये थी कि शायद बहलोल लोधी के रूप में उसको एक अच्छा समर्थक प्राप्त हो जाएगा, परंतु बहलोल लोधी ने थोड़े दिनों बाद हमीद खां का वध करवा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिखावे के तौर पे अंतिम तुगलक शासक अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली के लिए बुलाया, परंतु डर के मारे अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं से ही संतुष्ट रहा और इस प्रकार 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया और लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी बहुत ही व्यावहारिक शासक था। इसको अपनी कमजोरियों और शक्तियों के बारे में अच्छे तरीके से पता था। इस कारण से इसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार या दिल्ली सल्तनत के खोए हुए क्षेत्रों को वापस प्राप्त करने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। साथ ही साथ इसने अपने अफगानी सरदारों के साथ बराबरी का व्यवहार किया, अर्थात अफगानी अमीरों को यह हमेशा बराबरी का दर्जा देता था। अफगानों का राजत्व का सिद्धांत अगर अपन उसकी चर्चा करें तो अफगान बहुत ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी प्रकृति के लोग होते हैं। ये किसी के अधीनता में रहकर काम करना पसंद नहीं करते थे और इस प्रकृति को बहलोल लोधी अच्छी तरीके से जानता था। इस कारण से बहलोल लोधी अफगान अमीरों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था और दरबार में कालीन बिछाकर अमीरों के साथ बैठता था। साथ ही साथ अमीरों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था और तारीख ए दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला खां कहता है कि बहलोल लोधी से जब कोई अमीर असंतुष्ट या नाराज़ हो जाते थे तो बहलोल लोधी स्वयं उन अमीरों के घर जाकर उनसे प्रार्थना करता था। कई बार अपनी पगड़ी उनके सामने रखकर यहाँ तक कहता था कि अगर मेरा कार्य उचित नहीं लग रहा है या मैं अमीरों की पसंद नहीं हूँ तो अपनी पसंद का या उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव उनके द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से वो अमीरों को मनाता था, बराबरी का दर्जा देता था और अफगानी अमीर भी उसके लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस प्रकार से बहलोल लोधी के द्वारा एक ऐसे राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जिसके द्वारा दिल्ली के सुल्तान की शक्ति एक अमीर के समकक्ष हो गई, जो कि एक सुल्तान की शक्ति का पतन ही कह सकते हैं, क्योंकि तुर्की सुल्तानों के समय इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं देखी गई थी। विशेषकर बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत ही कड़े निर्णय लिए गए थे, परंतु फिर भी व्यवहारिकता को समझते हुए अब बहलोल लोधी के द्वारा इस प्रकार के राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहलोल लोधी का महत्वपूर्ण योगदान जौनपुर का विलय था, जो कि अंतिम तुगलक शासकों के समय स्वतंत्र हो गया था और जौनपुर के ऊपर अधिकार करने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है, जो कि उत्तरी बिहार और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर स्थित था। और बहलोल लोधी के द्वारा बहलोल लोधी के समय यहाँ का शासक हुसैन शाह सरकी था
और हुसैसा सर्की के साथ एक लंबा संघर्ष चला और अंततः 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर पर अधिकार कर लिया गया और जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किया गया। इसी प्रकार बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली सिक्के जारी किए गए, जो कि एक तांबे का सिक्का था और एक टका अर्थात चांदी के सिक्के के बराबर 40 बहलोली सिक्के हुआ करते थे, जो कि अकबर से पूर्व समय तक चलते रहे। तो एक नई मुद्रा का जो है प्रचलन भी बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। इस प्रकार बहलोल लोदी की उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना, जो कि तैमूर के आक्रमण के बाद अव्यवस्थित हो गई थी, उसकी पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था जौनपुर का विलय। इसके बाद में 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसने 1517 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम शाह था और शासक बनने के बाद इसने सिकंदर लोदी की उपाधि धारण की और सिकंदर लोदी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी एक हिंदू माता की संतान था, जो कि सुनार थी, और अगर देखा जाए तो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी सिकंदर लोदी को ही माना जाता है। सिकंदर लोदी ने राजत्व का एक नया सिद्धांत दिया और सिकंदर लोदी के राजत्व का जो सिद्धांत था तुर्की सुल्तानों के राजत्व के सिद्धांत और बहलोल लोदी के राजत्व के सिद्धांत के मध्य का राजत्व का सिद्धांत था। अर्थात इसने बहलोल लोदी के राजत्व के सिद्धांत में कुछ सुधार किए, अर्थात सुल्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए इसने कुछ निर्णय लिए जो कि तुर्की राजत्व के सिद्धांत के निकट थे। अर्थात इसने सुल्तान की शक्ति, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कार्य किया। सबसे पहले इसने अमीरों के ऊपर कठोर नियंत्रण और अनुशासन की सीमाएं बांधी गई। साथ ही साथ अमीरों की जागीरों की जांच करवाई गई, उनका हिसाब किताब आय व्यय की जांच करवाई गई और अगर हिसाब किताब में गलती पाई गई तो उनको कठोर सजा भी दी गई। साथ ही साथ सुल्तान के समकक्ष अमीरों को पूर्ण अनुशासन के प्रदर्शन पे जोर दिया और ये राज सिंहासन पर भी इसने बैठना शुरू कर दिया। इस प्रकार से सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा जो बहलोल लोदी के समय निचले स्तर पे आ गई थी, उसको वापस ऊपर उठाने का कार्य सिकंदर लोदी के समय किया गया। साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी सिकंदर लोदी के समय किया गया और गुप्तचर व्यवस्था इतने अच्छे तरीके से कार्य कर रही थी कि लोगों में कई बार सुल्तान के अंदर अर्थात सिकंदर लोदी के अंदर अलौकिक शक्तियां दिखाई देती थी। सूचनाएं इतनी त्वरित गति से सिकंदर लोदी के पास पहुंचती थी कि लोग ये अलौकिक शक्तियाँ इसमें मानने लगे थे। भाई अलौकिक शक्तियों से ये सूचनाओं का पता कर लेता है। और तारीख़ दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला खां ये लिखता है कि लोग ये मानते थे कि जिंदों के द्वारा सिकंदर लोदी को सूचना प्राप्त होती है। तो गुप्तचर व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है यमुना नदी के किनारे आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है आगरा की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई और आगरा कौन सी नदी के किनारे है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और आगरा को राजधानी बनाया गया 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य मालवा और राजस्थान के राजपूत राजाओं जिनकी शक्ति उस समय काफ़ी बढ़ गई थी, उनके ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करना, साथ ही साथ व्यापारिक मार्गों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना रहा था। और इस प्रकार सिकंदर लोदी के द्वारा 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई और 1494 ईस्वी में बिहार विजय भी सिकंदर लोदी का महत्वपूर्ण कार्य था।
इस प्रकार से साथ ही साथ सिकंदर लोदी विद्या और साहित्य का भी संरक्षक था। सिकंदर लोदी गुलरखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। न केवल साहित्यकारों का आश्रयदाता था बल्कि गुलरुखी के नाम से स्वयं कविताएं लिखता था। प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, कौन सी भाषा में लेखन कार्य करता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। साथ ही साथ संगीत के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिज्जत ए सिकंदरी ग्रंथ का लेखन कार्य भी इसके समय में हुआ। साथ ही साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में फरहंग ए सिकंदरी नामक ग्रंथ का लेखन भी इसके समय में हुआ। संस्कृत में आयुर्वेद का संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंग ए सिकंदरी के नाम से करवाया गया। इस प्रकार से सिकंदर लोदी ने राजत्व में भी वृद्धि की, साथ ही साथ विद्या और साहित्य को संरक्षण दिया। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत को एक बार पुनः मजबूती के साथ स्थापित किया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में ही हुआ था। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिकंदर लोदी एक धर्मांध मुसलमान था। अपन पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि सिकंदर लोदी की माता एक हिंदू थी, सुनार जाति से संबंधित थी और इस कारण से सिकंदर लोदी ये दिखाने का प्रयास कर रहा था अपनी नीति के द्वारा, ताकि मुसलमानों को ये विश्वास हो जाए कि सिकंदर लोदी एक कट्टर धर्मावलंबी है, मुस्लिम धर्म का पक्का समर्थक है। इस कारण से इसने एक कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया। मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए राज्य के संपूर्ण संसाधन इसने लगा दिए। साथ ही साथ हिंदुओं के दमन के लिए जब भी अवसर मिला इसने उसका पूरा फायदा उठाया। बोधन नामक एक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया गया क्योंकि उसने ये कहा था कि हिंदू धर्म भी उतना ही सच्चा धर्म है जितना कि इस्लाम धर्म। इसी प्रकार सिकंदर लोदी ने नगरकोट में ज्वाला माता के मंदिर की प्रमुख मूर्ति को तुड़वाकर उसके पत्थरों को कसाईयों को मांस तोलने हेतु भी दे दिया। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसके द्वारा सिकंदर लोदी की एक धर्मांध या कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन इसके द्वारा किया गया, जिसके कारण इतिहास में इसकी आलोचना भी की जाती है। इस प्रकार से बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी उसका समाधान करने का प्रयास किया। धन्यवाद।